हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं अगस्त्या जीएस पर। तो आज हम लोग जो मध्यकालीन भारत में जो महत्वपूर्ण कुछ लड़ाइयाँ हुआ था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो यहाँ से मतलब उठाएंगे, मध्यकालीन भारत की जो शुरुआत होती है, मोहम्मद बिन कासिम जो हजाज का गवर्नर था और उसने सिंध पर हमला करके राजा दाहिर को हराया था, फिर उसके बेटे को हराया, फिर उसका राजधानी में जो बेटा था उसको हराकर मुल्तान को जीता, सिंध को जीता। ये सब देखते हुए फिर हम लोग देखेंगे रावर का युद्ध, फिर हम लोग तराइन का युद्ध देखेंगे। तराइन का कितने युद्ध हुए थे ये देखेंगे। उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो युद्ध हुआ था रावर का युद्ध। पहला युद्ध हुआ था रावर का युद्ध। रावर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो यह युद्ध 20 जून, जो यह युद्ध था 20 जून 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर और जो अरब के जो हज्जाज था उसका गवर्नर मोहम्मद बिन कासिम के बीच हुआ था। इससे पहले दो गवर्नर को हज्जाज ने भेजा था, जिसको सिंध के राजा दाहिर ने उन दोनों गवर्नरों को हरा दिया था। फिर हज्जाज ने तीसरा गवर्नर भेजा मोहम्मद बिन कासिम को, तो उसने राजा दाहिर को रावर के युद्ध में हरा दिया था। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि 20 जून 712 ईस्वी में रावर के मैदान में ऊपर चला जाता है। वो लेटर ऊपर चला जा रहा था, इसलिए इसको मिटाना पड़ा। यहां से लिखते हैं बी। रावर का युद्ध। तो 20 जून 712 ईस्वी में मुहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच हुआ था। दाहिर के बीच हुआ था, जिसमें दाहिर की हार हुआ, और कासिम की जीत हुआ।
कासिम की जीत हुई। तो जो रावर का युद्ध हुआ था, तो रावर के युद्ध में रावर का युद्ध हुआ क्यों, मतलब जो रावर का मानो अरबों ने सिंध पर हमला क्यों किया। तो अरबों ने सिंध पर हमला इसलिए किया था क्योंकि जो अरबों ने श्रीलंका, जो अरब और श्रीलंका के बीच एक रिलेशनशिप स्थापित हुआ था। जो श्रीलंका के शासक था वह इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था, इसलिए वह इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। तो वह श्रीलंका से अरब भेज रहा था, कुछ दासियां, कुछ महत्वपूर्ण जेवरात और कुछ चीज भेज रहा था। तो सिंध के क्षेत्र पर उसे लूट लिया गया था। तो लूट लिया गया, तब जो अरब के शासक था वह सिंध के राजा दाहिर को बोला कि तुम इसकी क्षतिपूर्ति करो और लुटेरों को, जो लुटेरे थे उसको दंड दो। लेकिन राजा दाहिर ने बोला कि इसकी क्षतिपूर्ति मैं नहीं करूंगा, और लुटेरों को भी उसने दंड नहीं दिया। इसी कारण से अरब के शासक जो था वह राजा दाहिर पर गुस्सा हुआ, और उसने सबसे पहले जो उसका गवर्नर हज्जाज था, उसने हज्जाज को कहा सिंध पर हमला करने के लिए। तो उसने 2 गवर्नर को भेजा पहले, तो दोनों गवर्नर को राजा दाहिर ने हरा दिया। नहीं, गवर्नर नहीं, हज्जाज गवर्नर 2 सेना नायक को भेजा। तो राजा दाहिर ने 2 सेना नायकों को हरा दिया था। लेकिन जब तीसरा सेना नायक आया मोहम्मद बिन कासिम, तो मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को रावर के मैदान में 20 जून 712 ईस्वी के, ये है कि 20 जून 712 ईस्वी के मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को के बीच हुआ, जिसमें दाहिर की हार हुई और कासिम की जीत हुई। यही जो पहला शासक था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत में पहली बार जजिया कर लगाया था। जजिया कर लगाया था इसने भारत में पहली बार जजिया कर लगाया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार भारत में जजिया कर लगाया था। इसने जजिया कर को कुछ लोगों से मुक्त रखा था, कुछ लोगों से मुक्त रखा था, यानी उस पर लगाया नहीं था। किस पर? तो महिलाओं पर नहीं लगाया था, दूसरा बच्चों पर नहीं लगाया था, तीसरा ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था, चौथा विकलांग पर भी नहीं लगाया था। विकलांग पर भी नहीं लगाया था, और पांचवा बूढ़ों पर नहीं लगाया था। तो 20 जून रावर का युद्ध हुआ था, 20 जून 712 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हरा दिया और उसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। राजा दाहिर को युद्ध में ही मृत्यु हो गया था। बोला जाता है कि उसकी पत्नी जो थी सिंध को रक्षा के लिए उसने 20,000 सेनाओं के साथ युद्ध किया था। लेकिन फिर आगे चल के इसका बेटा एक बेटा था ब्राह्मणाबाद में भी इसका बेटा शासन कर रहा था। तो उसको भी ये कासिम उसको हरा देता है। फिर इसकी जो सिंध की राजधानी होती है अरोर, तो उस जगह पर भी, जो राजधानी पर भी इसका बेटा शासन कर रहा था, तो उसको भी कासिम हरा देता है। और भारत में पहला बार जजिया कर लाने वाला कौन था शासक? तो मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने भारत में पहली बार जजिया कर को जन्म दिया था। और इसने जजिया कर को कुछ लोगों से
जजिया कर को मुक्त रखा था। जैसे पहला महिलाओं, बच्चों, ब्राह्मणों, विकलांग और बूढ़ों से यह जजिया कर को मुक्त रखा था। जजिया कर वह कर है जो गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला एक तरह का टैक्स है। जजिया कर मुसलमानों पर नहीं लगाया जाता था, जो मुस्लिम नहीं होते थे उन पर यह टैक्स लागू होता था। फिर हम लोग दूसरा युद्ध को देखेंगे। दूसरा युद्ध देखेंगे हम लोग तराइन का प्रथम युद्ध। इसको हम लोग शॉर्ट में देखते जाएंगे। 1191 ईस्वी में 1191 ईस्वी में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध दिल्ली, अजमेर, सांभर के शासक पृथ्वीराज चौहान और गौर प्रदेश का शासक मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इस युद्ध से पहले पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी से, बोला जाता है कि 16 से 17 बार उसे छोटे मोटे युद्धों में मोहम्मद गौरी ने पराजित कर दिया था। मतलब पहले से ही उसको मोहम्मद गौरी को, जो पृथ्वीराज चौहान थे, उसको 16 से 17 बार हरा चुके थे। लेकिन जब उसका सामना मेन रूप से एक बड़ा युद्ध में होता है 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में, तो उसी को बोला जाता है तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में दिल्ली और अजमेर और सांभर के शासक पृथ्वीराज चौहान और गौर प्रदेश के शासक मोहम्मद गौरी के साथ हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। इस युद्ध में बोला जाता है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान अभय दान देते हैं, यानी उसकी जान बच देते हैं और वह फिर अपने गजनी प्रदेश लौट जाता है। तो लिखेंगे इसमें हम लोग 1191 में यह युद्ध दिल्ली के शासक, दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान और गौर प्रदेश के शासक, गौर या गजनी के शासक गौरी के बीच हुआ था। जिसमें चौहान की जीत हुआ और गौरी की हार हुआ। यह है तराइन का प्रथम युद्ध। बोला जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में हुआ। और यह किसके बीच हुआ? तो यह दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान और गौर या गजनी के शासक गौरी के बीच, मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें चौहान की जीत हुई और गौरी की हार हुआ। और इसमें बोला जाता है कि जब गौरी की हार हुई तो पृथ्वीराज चौहान गौरी को इस युद्ध में जीत जाने के बाद उसे गौरी को पृथ्वीराज चौहान के सामने पेश किया जाता है। तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान उसे अभय दान दे देते हैं और वह गौरी अपने गजनी प्रदेश को लौट जाता है। लेकिन लौट तो जाता है वह, लेकिन इसी दरमियान एक घटना घटती है।
1191 के दरमियान ही एक घटना घटती है। 1192 में एक दूसरा तराइन का युद्ध होता है। तो उस तराइन के जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इसका पृथ्वीराज चौहान के बाकी जो अगल बगल के जो राजा थे इस युद्ध में साथ दिए थे, लेकिन जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है उस युद्ध में उनका साथ नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि राजा जयचंद्र की बेटी संयोगिता का स्वयंवर हुआ था और उस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रण नहीं दिया गया था। उसके मतलब स्वयंवर के गेट पर पृथ्वीराज चौहान का मूर्ति बनाया गया था द्वारपाल के रूप में। तो वहीं से पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को उठाकर स्वयंवर से लेकर चले आते हैं, जिसके कारण से जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान में दुश्मनी हो जाती है। तो सोचिए कि एक साल पहले, जस्ट एक साल पहले, या एक साल भी नहीं हुआ होगा, 5 6 7 8 महीना ही हुआ था, जिसको पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरह से हरा दिया था और उसे अभय दान देकर यह कह के छोड़ दिया था कि अगर फिर से दोबारा तुम भारत धरती पर हमला करोगे तो इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान ने स्वयंवर से संयोगिता को उठा लिया, तब जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान में दुश्मनी हो गई थी। जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान में कोई नया दुश्मनी नहीं हुआ था, वह दिल्ली के गद्दी के लेकर भी जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान में दुश्मनी हुआ था, क्योंकि ये दोनों मौसेरे भाई थे, मौसी के बेटे दोनों थे। और दिल्ली के जो गद्दी था ये इनके नाना के था, पाल वंश के जो नाना थे अनंत पाल जो थे हिंदू शाही राजा थे, तो उनका गद्दी था। उनका सिर्फ 2 ही बेटी था, एक जयचंद्र की माँ और एक चौहान की माँ। तो जयचंद्र औहदे में बड़ा था और पृथ्वीराज चौहान उससे छोटा था। तो जयचंद्र सोचता था कि ये गद्दी मुझे मिलेगा, लेकिन उनके नाना में जयचंद्र में ऐसा कोई खूबी नहीं दिखा और उसने जयचंद्र को गद्दी न देकर पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का गद्दी दे दिए। इस कारण से भी जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान में दुश्मनी पहले से ही बना हुआ था और उस दुश्मनी को और गहरा पृथ्वीराज चौहान ने कर दिया। गहरा क्या कर दिया कि स्वयंवर से उसकी बेटी को उठाकर लेकर चले आए और उससे शादी कर लिया। तो इससे जो दुश्मनी, जो पहले से जो दुश्मनी था वो बहुत कम ही था और उसको पृथ्वीराज चौहान ने और ज्यादा कर दिया। तब गौरी को जयचंद्र एक लेटर भेजता है कि तुम भारत पर हमला करो, यानी दिल्ली पर हमला करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साला ऐसा ससुर किसी को भी, साला दुश्मन को भी ऐसा ससुर ना दे कि साला ससुर ही मतलब अपने दामाद को मरवाने के लिए तैयार था। जयचंद्र एक तरह से उसका मौसेरा। यहाँ पर 2 रिश्ता, जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान में 2 रिश्ता होता है। एक तो वह अपना मौसी का बेटा है और अपना मौसी का बेटा होने के साथ साथ जयचंद्र उसका अपना ससुर है, पृथ्वीराज चौहान का अपना ससुर है। तो बोला जाता है कि जयचंद्र ने गौरी को एक आमंत्रण भेजा कि तुम दिल्ली पर हमला करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब, और जयचंद्र को ही भारत का पहला गद्दार बोला जाता है। जयचंद्र को भारत का पहला गद्दार बोला जाता है कि जिसने मोहम्मद गौरी को आमंत्रण दिया कि तुम दिल्ली पर हमला करो, युद्ध में हम तुम्हारे साथ रहेंगे। सेम वैसा ही हुआ, गौरी भारत पर हमला करता है और 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच युद्ध होता है। उस युद्ध में जयचंद्र चौहान के तरफ से न लड़कर गौरी को साथ दिया और सेकेंड युद्ध में, तराइन के सेकेंड युद्ध में गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश लेकर चला गया और उनको आंखों को भाले से दगवा कर उनकी आंखों को फोड़ दिया और उनको वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यही कह रहा था कि साला भगवान ऐसा ससुर किसी को न दे जो खुद अपने ही दामाद को मतलब शादी हुए 5 से 6 महीने हुए होंगे, जो खुद अपने ही दामाद को मरवाने के लिए दूसरे देश से दुश्मन को बुलाता है। तो इसी बोला जाता है कि जयचंद्र को भारत का पहला गद्दार माना जाता है। फिर हम लोग दूसरा युद्ध को देखेंगे, तराइन का दूसरा युद्ध। तीसरी महत्वपूर्ण लड़ाई तराइन का सेकेंड वार। इस युद्ध में एक ससुर ने अपने दामाद को मराने के लिए दूसरे देश से
मुस्लिम शासक को बुलाता है। मतलब कितना कठोर था। मतलब यार शादी ही ना किया था। चल आज के जमाने में शादी करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 महीने भाग जाते हैं, घर से बाहर रहते हैं, फिर बाल बच्चे हो जाते हैं, फिर वो दोनों आते हैं तो माँ बाप एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाकी ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि उस विवाह को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो माँ बाप होते हैं, जो आपके बच्चा मतलब जब जन्म लेते हैं और आपको पढ़ा लिखा कर एक ऐसा शिक्षा देते हैं और उसी दरमियान आप माँ बाप को धोखा देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप हमारा भला ही चाहते हैं। यदि कहीं पर कोई लड़का हो या लड़की हो, उसका शादी यदि लड़की हो तो माँ बाप चाहता है कि हमारी बेटी का शादी हमसे अच्छा घर में हो। यदि बेटा हो तो उसका माँ बाप भी चाहता है कि हमारा बेटा का शादी अच्छा घर में हो, अच्छा लड़की मिले। माँ बाप कभी नहीं चाहता है कि बेटा का लड़की खराब मिले, अच्छा घर में शादी हो, ना कि खराब घर में। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाग के शादी कर लिया तो मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। भाग के शादी नहीं करना चाहिए। माँ बाप के मर्जी से शादी करिए, ज्यादा सुखी संपन्न रहिएगा। भाग के शादी करने से फिर क्या होता है, यदि कुछ शादियां होती है भाग के शादी करने से कुछ दिनों तक। अभी एक दिल्ली में कांड हुआ था कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और उसका क्या हुआ कि उनकी माँ बाप ने मना किया था, लेकिन वह मना नहीं हुई। उसका नतीजा क्या हुआ वो आप लोग सब देखें कि कुट्टी कुट्टी काट कर बोड़े में डालकर उसको फेंक दिया गया। तो यही चलते किसी भी फैसला लेने से पहले माँ बाप से पूछ लीजिए। और माँ बाप के विरुद्ध जाने से क्या फायदा है। यदि आज आप माँ बाप के विरुद्ध जा रहे हैं तो कल आपकी भी संतानें होगी, वो आपसे भी ज्यादा दुगना बदमाश होगा। तो यदि आप माँ बाप के साथ आज आप गलत कर रहे हैं, उनको धोखा में रख रहे हैं, तो आपकी संतानें भी जस करनी तसभोग हुदाता नरक जाने में क्यों पछताता। यदि पहले आप गलती करेंगे तो बाद में आपके साथ भी वो गलती होगा। ये 100% निश्चित है कि आपके साथ वो गलती होगा तो होगा। यदि आप गलती पहले ना करेंगे तो मैं कहता हूं, भगवान कहते हैं कि जिसके साथ यदि आप माँ बाप के साथ गलत करिएगा तो आपके साथ भी होगा। गांव में भी मैं देखता हूं कि जो अपने मेरे ही गांव में है कि उसने पहले अपने सास को घर से निकाला, फिर उसकी पुत्र वधू ने उसको निकाला, फिर उसकी पुत्र वधू ने निकाला। तो जो स्वर्ग और नरक जो वे पृथ्वी पर ही है, तो वही बोला जाता है कि गलत करिएगा तो गलत ही होगा। तो जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान का मैं बात कर रहा था। यार जयचंद्र को समझना चाहिए कि आखिर शादी ही तो किया था और पहले से तुम्हारा रिश्ता था पृथ्वीराज चौहान के साथ, तो वह तुम्हारा मौसी का बेटा था और ये दामाद हो गया। और जयचंद्र का एक ही बेटी थी और पृथ्वीराज चौहान भी एक ही भाई और एक बहन था। तो यदि जयचंद्र में इतना समझ होता कि चलो यार शादी ही किया है, दोनों को माफ कर दिया जाए और दोनों को शांतिपूर्वक रहने दिया जाए, लेकिन उसमें 1% का दिमाग नाम का चीज नहीं था। क्या उस पर भूत सवार था कि उसने मोहम्मद गौरी को संदेश भेजा कि तुम दिल्ली पर हमला करो और पृथ्वीराज चौहान को हराओ और उसे मार दो। जब उसे संदेश दिया तो उसे मारने के लिए ही तो बोला होगा। जब पृथ्वीराज चौहान इसको लेकर भाग रहा था तो इन दोनों के बीच एक छोटा मोटा युद्ध भी होता है, जिस युद्ध में इनका जो पृथ्वीराज चौहान का कुछ क्षति होता है, जयचंद्र की हार होती है। तो उसने जो गौरी को संदेश भेजा होगा तो उसे मारने के लिए ही तो भेजा होगा। ये नहीं कि समझा बुझा कर छोड़ दो, कहो कि हमारी बेटी को छोड़ दो, तुम दूसरा शादी कर लो। ऐसा तो जयचंद्र नहीं सोचा होगा कि तुम भारत पर हमला करो और चौहान को हरा दो। फिर हरा कर कहना चौहान के क्या कि ठीक है चौहान जी, मनु जयचंद्र की बेटी को आप लौटा दीजिए और फिर आप दिल्ली पर शासन करिए, नहीं तो दिल्ली छोड़ दीजिए, जयचंद्र को दे दीजिए और फिर आप अजमेर जाके शासन करिए। ऐसा तो जयचंद्र नहीं कहा होगा। जयचंद्र तो सोचा कि जब गौरी आएगा दिल्ली पर हमला करेगा और पृथ्वीराज चौहान को मार देगा, फिर हम दिल्ली के शासक बन जाएंगे और हमारी बेटी मिल जाएगी। ऐसा ही किया होगा वो सोचता। बाकी ऐसे ऐसे हरामी ससुर भी होते हैं जिसने अपने दामाद को मराने के लिए दूसरे देश से एक मुस्लिम शासक को बुलाता है। सलाह मतलब समझ से बाहर है कि मतलब अपने ही दामाद को मरवाने के लिए दूसरे देश से मुस्लिम शासक को बुलाता है। ऐसा ससुर भगवान सलाह दुश्मन को भी न दे, किसी और को भी न दे,
कि जो मतलब अपने ही दामाद को मरवाने के लिए दूसरे देश से राजा को बुलाता है। तो देखते हैं तराइन का सेकंड युद्ध। जो तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था, यह युद्ध चौहान और गौरी के बीच हुआ। जिसमें चौहान की हार हुआ। चौहान की हार हुआ और गौरी की जीत हुआ। यह जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, इस युद्ध में पृथ्वी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हार हुआ और गौरी की जीत हुआ। इसी युद्ध से बोला जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे अंतिम हिंदू सम्राट थे, जो उत्तर भारत के पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू सम्राट थे। इसके बाद जो दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला एक और शासक आता है जो बहुत दिनों के बाद बैठता है, उसके बारे में बताएंगे। तो अंतिम हिंदू सम्राट जो थे पृथ्वीराज चौहान थे, जिसको मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में हराकर दिल्ली पर मुस्लिम राजवंशों की स्थापना किया था, नींव डाली थी। उत्तर भारत में दिल्ली पर मतलब अंतिम हिंदू सम्राट को हराकर वह दिल्ली की गद्दी पर अपना वर्चस्व जमाया था। इसके बाद जो बोला जाता है कि ये अंतिम हिंदू सम्राट थे। इसके बाद हेमू बैठता है, हेमू भी एक हिंदू सम्राट ही होता है, तो वो लंबा आगे बताएंगे। तो तराइन के दूसरा युद्ध में चौहान की हार हुई और गौरी की जीत। और उसने तो यहाँ पर पूछा जाता है कि गौरी पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट को हराकर वह दिल्ली के गद्दी पर अपना वर्चस्व जमाता है। फिर एक और युद्ध होता है, जब तराइन का दूसरा युद्ध होता है जिसमें चौहान की हार हो जाती है, गौरी का जीत होता है। तो साला जयचंद्र तो सोचता होगा कि अब हमें मोहम्मद गौरी क्या करेगा। हमने तो मोहम्मद गौरी को बुलाया था कि भाई जी आइए और पृथ्वीराज चौहान को मार दीजिए और दिल्ली का जो शासक हमें बनाकर आप ये जयचंद्र सोचा था कि वो महमूद गजनवी की तरह सोचा था कि पृथ्वीराज चौहान को वह हरा देगा और फिर वह गजनी प्रदेश को लौट जाएगा, फिर हमें सौंप कर चल जाएगा। तो पृथ्वीराज उसने एक तीर से दो शिकार सोचा कि चौहान को वह हरा देगा और मार देगा। मार देने के बाद क्या होगा कि दिल्ली हमारे हाथ में चला आएगा और दिल्ली भी हमारा और बेटी भी हमारा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बेटी 5 से 6 महीने 1 साल हमसे दुखी रहेगा, तो बेटी को मना के दूसरा शादी करवाएंगे, शायद ये सोचा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसके विपरीत हुआ। जयचंद्र को उसने पृथ्वीराज चौहान को गौरी हराकर उनकी मृत्यु कर देता है गजनी प्रदेश ले जाके। और उसी 1194 ईस्वी में फिर एक युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1994 में चंदावर का युद्ध हुआ। तो यह जो चंदावर का युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध हुआ, तो यह युद्ध हुआ किसके बीच? यह युद्ध हुआ जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। तो इस युद्ध में जयचंद्र को मोहम्मद गौरी ने बुरी तरह हरा दिया और उसका गला काट के दिल्ली के मेन दरवाजे पर लगा दिया और बोला कि ये ऐसा व्यक्ति है जो अपने दामाद को नहीं हो सका, वह हमें क्या होगा। तो सलाह को ठीक किया गौरी ने कि सलाह ये अपने दामाद को, तो गौरी वहां नोट लिखवाया था कि जो अपने दामाद को नहीं हो सका वह हमारा क्या होगा। तो उसने चंदावर के युद्ध में उसे हराकर उसका गला काट के दिल्ली के मेन गेट पर उसका मूड़ी को टंगवा दिया और उस पर वहां लेख लिखवा दिया कि जयचंद्र एक विश्वासघात आदमी है, जो अपने दामाद और बेटी की नहीं हो सका तो वह दूसरों को क्या होगा। तो चंदावर युद्ध में जयचंद्र और गौरी के बीच हुआ। इस युद्ध में गौरी की जीत हुई और जयचंद्र की हार हुआ।